हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया? चलो बहुत बढ़िया। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं बच्चों, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों, पिछले लेक्चर्स में हमने ये पढ़ा कि जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स एक्ट करती है क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक, यहां पर Q पार्टिकल का चार्ज है, V पार्टिकल की वेलोसिटी है, B मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है जिसमें वो मूव कर रहा है, और थीटा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के बीच का एंगल है ना। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जब एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है तो उस पर भी फोर्स लगती है। एक सिंगल चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, उस पर फोर्स लगती है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, 3 लेक्चर से यही पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि सिंगल चार्ज पार्टिकल छोड़ो, जब एक पूरी करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है तो उस पर फोर्स लगती है। उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, उसकी डायरेक्शन क्या कैसे निकालते हैं, और उस पर न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं। डेरिवेशन है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स भी इस पे आते हैं, एनसीईआरटी में भी 3 या 4 न्यूमेरिकल्स हैं इस टॉपिक पे। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लो यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है बी। बी, और इस मैग्नेटिक फील्ड बी में एक करंट कैरिंग वायर रखी है, ये जिसमें कि करंट है, ये रहा करंट इसमें, है ना। ये करंट है इसमें, आई करंट आई दौड़ रहा है इसमें। कितना करंट दौड़ रहा है, भागिंग्स, कितना करंट भागिंग्स है इसमें, आई। और ये रखी है मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर। देखो, एंगल इज ऑलवेज बिटवीन टू वेक्टर क्वांटिटीज, तो ये थीटा एंगल वायर और बी के बीच का एंगल है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, तो हमें समझ भी आ जाएगी बात। लेकिन ये बोलना गलत है। थीटा एंगल हमेशा दो वेक्टर्स के बीच में है, तो वायर एक वेक्टर तो नहीं है। तो थीटा एंगल है क्या बच्चों? आपने क्या करना है, इस वायर की लेंथ लेनी है ना। ये कुछ लंबाई तो होगी इसकी, मान लो इसकी लंबाई है L। तो आपने, अब करंट इसी डायरेक्शन में था इसमें, तो आपने एक वेक्टर लेना है L, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड तो है जो वायर की लेंथ है उसके बराबर। ये जो वेक्टर है इसके बारे में आपको बता रहा हूं, इसका मैग्नीट्यूड तो है जो वायर की लेंथ है उसके बराबर, और इसकी डायरेक्शन है वायर में जो करंट है उस डायरेक्शन में, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर और डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट। समझ में आ गई बात आपको? ये वेक्टर क्लियर होना चाहिए। सो बेसिकली दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन L एंड B। दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन L एंड B। क्लियर? अगर करंट इस तरफ होता, तो ये रहा L और ये रहा B, तो एंगल ये लिया जाता इस तरीके से, ठीक। अच्छा, तो हमने ऐसे देखा कि जब एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग वायर रखी होगी। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्यों बोला मैंने? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैंने इसलिए बोला बच्चों क्योंकि ये करंट कैरिंग वायर है। तो आप कंफ्यूज हो सकते हो इस बात से कि इस करंट कैरिंग वायर के अराउंड इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड भी तो होगी। भाई, हर एक करंट कैरिंग कंडक्टर अपने अराउंड क्या पैदा करता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर की अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, उसकी बात नहीं हो रही। ये किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी है जो इसकी खुद की बनाई हुई नहीं है। इसकी जो खुद की बनाई हुई मैग्नेटिक फील्ड है इसके अराउंड, उसको हम इग्नोर करते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। सो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर रखी हुई है, करंट कैरिंग वायर। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, इस पे फोर्स लगती है। जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट हम लोग करें कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे मैंने एक कॉपर वायर ला के रख दी,
तो कुछ भी नहीं हुआ, उसको लाके ऐसे रख दिया। लेकिन जैसे ही उसमें से करंट दौड़ा, वो पुड़ुक भागी, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में भागी। किस डायरेक्शन में भागी वो हम बताते हैं अभी। बट ऐसा होता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगता है। क्यों लगता है? अब करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब क्या है? देखो, जब इसमें करंट नहीं था तो मतलब इसके अंदर के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे सारे रेस्ट पे थे। लेकिन इसमें जब करंट दौड़ रहा, मतलब क्या कि इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भाग रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल ही तो है, और चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स लगती है। तो आप इस पूरी वायर को छोड़ो, आप सोचो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स की एक भीड़ दौड़ रही है। किस तरफ दौड़ रही है भाई? करंट की डायरेक्शन अगर इधर है तो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की जो डायरेक्शन है करंट के उल्टा होता है। तो इसमें करंट हमने स्विच ऑन किया, आई, तो मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें इधर भागे। हर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगी क्यू वी बी साइन थीटा। हर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगी क्यू वी बी साइन थीटा, है ना। तो सब पे इकट्ठी फोर्स, और क्योंकि सारे मोर और लेस सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब सारे इधर ही आ रहे हैं। ऐसे टेढ़े मेढ़े तो जाते हैं, ठीक है, बट हम एवरेज लें तो सारे इधर ही आ रहे हैं और सारे नेगेटिवली चार्ज हैं। तो उन सब पे एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगेगी ना, और वो कंबाइंड फोर्स जो सारे इलेक्ट्रॉन्स पे लग रही है वो मिलके पूरी वायर को ही चला देती है। समझ में आई बात? तो अब अगर हम बोलें कि भैया इसकी डायरेक्शन कैसे निकाले, तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है वो ऐसे ही निकालेंगे जैसे इस फोर्स की निकाली थी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, क्योंकि ये वही फोर्स है, कोई दूसरी फोर्स है ही नहीं है। तब एक चार्ज पार्टिकल पे लग रही थी, अब बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स पे एक साथ लग रही है ना। सो कैसे निकाले? इससे निकाले। बी किधर है? ये बी की तरफ होता है, और ये किधर होता है? करंट की तरफ होता है। तो थंब किधर आया? अंदर की तरफ आया। तो जैसे ही इसमें करंट स्विच ऑन किया जाएगा बच्चों, एफ जो है उस पे अंदर की तरफ लगेगा। तो जैसे ही इस पे करंट स्विच ऑन करेंगे, ये वायर ऐसे रखी है मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे इस पे करंट स्विच ऑन करा ये इधर भागेगी, इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड, इधर भागेगी। समझ में आई बात? तो ये होता है कारण। अब सवाल है कि फोर्स कितनी लगेगी, वो फोर्स का हमने फॉर्मूला डिराइव करना है। एक चार्ज पार्टिकल पे तो इतनी फोर्स लगती है, सिंपल लॉजिक है। अगर मैं निकाल लूं कि इसमें चार्ज पार्टिकल्स कितने हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, तो अगर इसमें मैंने निकाल लिया कि इसमें 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। सिंपल सी बात है। एक पे इतनी लग रही है तो 50 पे इंटू 50 कर देंगे। तो कैसे करें? बस ऐसे ही करें। यही लॉजिक हम लोग लगाए कि फोर्स एक्टिंग ऑन वन इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर के एक इलेक्ट्रॉन पे स्मॉल एफ फोर्स लगी, सपोज क्यू वी बी साइन थीटा, है ना। चार्ज का क्यू क्या होता है? ई। चार्ज की वेलोसिटी क्या होती है? वीडी। वीडी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। क्यू वी बी साइन थीटा एक पार्टिकल पे। समझ में आई? ओके। एक बात का ध्यान रखना बच्चों, एक बात का ध्यान रखना, अगर करंट इधर है, अगर करंट है इधर, तो ई जाएगा इधर। सो यहां पे हमें एंगल कौन सा लेना चाहिए? यहां पे हमें एंगल लेना चाहिए ये वाला। ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा 180 माइनस थीटा। क्लियर? अच्छा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है भाई? 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा होता है पॉजिटिव, और 180 है 90 का इवन मल्टीपल, रेशियो बदलेगी नहीं। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, इसलिए हमने नहीं लिया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? ओके। हम मान लेते हैं लेट नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वायर में नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन ले लो। नंबर डेंसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी बताया था, बट भूल गए हो तो फिर से बता देता हूं कि नंबर डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मान लो ये सिलेंड्रिकल वायर है, मानना क्या है, सारी वायर सिलेंड्रिकल ही होती हैं, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? ए। तो नंबर डेंसिटी इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में इसमें एन इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हो गए भाई, एक यूनिट वॉल्यूम में n है तो इसकी जो टोटल वॉल्यूम होगी वो होगी a इंटू एल इंटू एन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए इतने, एक इलेक्ट्रॉन फोर्स लग रही है इतनी, देयरफॉर टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन वायर this into this, that total force F is A L N E V D B sin theta, है ना। A N E V D को अगर मैं एक साथ लिख लूं, A N E V D को एक साथ लिख लूं, L B sin थीटा को अलग लिख लूं सपोज, तो A N E V D होता है आई एल, क्यों होता है भूल गए होगे तुम, पक्की बात है, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक डेरिवेशन किया था बच्चों, आई इक्वल टू ए एन ई वी डी, है ना। ये डेरिवेशन का जो रिजल्ट है यहाँ पे यूज हो रहा है, अगर आपको नहीं याद तो रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप खोल के देख लेना मेरा लेक्चर, वहाँ से आपको मिल जाएगा। सो आई एन ई वी डी क्या होता है, ए एन ई वी डी क्या होता है, सॉरी करंट आई। सो फाइनल रिजल्ट इज फोर्स एक्टिंग on a current carrying conductor placed in a magnetic field is this। बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, आई एल बी साइन थीटा। ठीक, कर रहे हो तैयारी बोर्ड की, बढ़िया चल रही है ना, ठीक है। कुछ और ज़रूरत हो तो कमेंट करते रहा करो, नंबर अच्छे लाने हैं लेकिन सबने बहुत अच्छे लाने हैं, 95 से ज़्यादा लाने हैं। सो L इज अ वेक्टर, B इज अ वेक्टर, साथ में आ रहा है साइन थीटा, यानी साइन थीटा कब आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में, और क्रॉस प्रोडक्ट कब होता है, जब रिजल्टेंट भी वेक्टर होता है और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, F वेक्टर इक्वल टू, आई तो स्केलर है उसको हटा दो, L क्रॉस B, ये इसकी वेक्टर फॉर्म में। ठीक, तो ध्यान रखना है कि L और B के बीच का एंगल ही लेना है, गलती नहीं करनी। समझ में आई बात? ओके, कुछ स्पेशल केसेस उठा ले। स्पेशल केसेस है भैया कि एफ मैक्स, फोर्स मैक्सिमम कब होगी, फोर्स मैक्सिमम तब होगी फॉर अ कांस्टेंट करंट एंड कांस्टेंट लेंथ, ऑब्वियसली लेंथ कांस्टेंट रहेगी, मान लो करंट भी कांस्टेंट है, एंड फॉर अ कांस्टेंट बी, एफ इज मैक्सिमम एंड साइन थीटा इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन 90 होता है 1, साइन 90 हो गया 1, तो एफ मैक्स क्या आया, आई एल बी। ठीक, दिस इज द मैक्सिमम फोर्स। अच्छा, एक और बढ़िया सी बात बताऊं देखो, एक चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही थी, इलेक्ट्रॉन पे कितनी फोर्स लगी, ई वी डी बी साइन थीटा, है ना। अच्छा देखो, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम, कितनी लेंथ पार करी इस पूरे कंडक्टर में चार्ज ने, एल, मान लो उसको टाइम लगा टी, तो ई एल बाय टी बी साइन थीटा, इसको मैं लिख सकता हूं, और क्यू बाय टी, चार्ज बाय टाइम क्या होता है, करंट, सो आई एल बी साइन थीटा, वही आ जाएगा। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, वो एक चार्ज के लिए, बहुत सारे पूरी वायर के लिए, लेकिन आपको ऐसे नहीं, आपको इसको ऐसे डिराइव करके दिखाना है। 2 या 3 नंबर का ये डेरिवेशन आता है बच्चों, तो हमें नंबर भी तो चाहिए, है ना। अच्छा, अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स है मैकेनिकल फोर्स, मतलब ये फोर्स बॉडी को मूव कराएगी, सारी फोर्स इसी बॉडी को मूव कराती हैं नहीं, कुछ दबा भी देती हैं, रिस्टोरिंग फोर्सेस, सॉरी जो डिफॉर्मिंग फोर्सेस होती हैं, इस पे ऐसे मारूं पटाक फोर्स लगा दूं, मेरा हाथ टूटेगा लेकिन मान लो ये बहुत कमज़ोर सा होता तो मैं ऐसे मारता, अंदर धंस जाता, है ना, यहाँ तक ये में आप ऐसे मारते वो अंदर धंस जाता है, वो मूव नहीं करा लेकिन उसमें डिफॉर्मेशन पैदा हो गई। तो क्या होता है कि कभी कभी ऐसे डिवाइसेस हैं हमारे पास, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या इंप्रेशन है कि किसी चीज़ को मूव कराना हो तो मैकेनिकली उसको टच करना पड़ेगा, धक्का लगाना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिना टच किए बटन दबाने से या रिमोट का बटन दबाने से चल जाती हैं। अब जैसे पंखा है, अब आपने पंखे का स्विच ऑन किया, जब आपने पंखे का स्विच ऑन किया
तो एक इतनी भारी सी मैकेनिकल चीज़ कैसे घूमने लगी? भाई पकड़ के तो किसी ने घुमाया नहीं। तो मुझे बचपन में ये चीज़ बड़ी हैरान करती थी। मतलब अगर आप चीज़ों को देख के हैरान नहीं होते हो बच्चों, तो आप फिज़िक्स से उतना प्यार नहीं कर पाओगे, क्योंकि फ़िज़िक्स का मतलब क्या है? फ़िज़िक्स आपको नेचर में जो चीज़ें हो रही हैं उनके आंसर्स दे रहा है। बच्चे इतने सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है ना? क्योंकि उन्होंने फिज़िक्स नहीं पढ़ी, उन्होंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, उन्होंने साइंस नहीं पढ़ा। धीरे धीरे जब वो पढ़ते हैं तो उनको आंसर्स मिलते हैं। अगर उनके दिमाग में बचपन से बहुत सारे सवाल इस तरह के उठ रहे थे, तो जब वो आंसर मिलते हैं तो बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है। मैंने देखा बचपन में, हम जब छोटे थे, बचपन में सब छोटे ही होते हैं, जब बचपन में छोटे थे तो एक हमारे घर में सीडी प्लेयर था। उस सीडी प्लेयर की ट्रे रिमोट का बटन दबा के बाहर आ जाती थी। ये चीज़ मैंने जब पहली बार देखी, मैं बड़ा ही हैरान हुआ। भाई जो सीडी की ट्रे होती है ना, सीडी की ट्रे, वो सीडी की ट्रे रिमोट का बटन दबा के बाहर कैसे आ सकती है? मैंने ऐसा सोचा उस टाइम पे कि भाई ये तो मूव कर रही है ना, तो भाई मूव करने के लिए अंदर से जब तक कोई धक्का नहीं देगा या बाहर से पकड़ के कोई खींचेगा नहीं, ये कैसे बाहर आ सकती है? हालांकि मिक्सर ग्राइंडर हम लोग बचपन से यूज़ कर रहे थे, उसको देख के मैंने नहीं सोचा। कभी कभी दिमाग की बत्ती जलती। ठीक, बाद में जाके मुझे समझ में आई कि जब मैंने फिनोमिना पढ़ा, ये 10th में भी है बच्चों। हालांकि फॉर्मूला नहीं है बच्चे, ये पूरा जो ये चीज़ हो रही है, ये फिनोमिना पूरा 10th में है। तो जब हमने ये पढ़ा तो हमें पता चला कि यार जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें फोर्स लगती है, और उस फोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है चीज़ों को मूव कराने में। तो जहाँ पर भी बटन दबा के रिमोट का, बिजली का स्विच ऑन करके, जहां पर भी कोई एक्चुअल मूवमेंट हो रही है, भाई अगर आप रिमोट का बटन दबा के चैनल चेंज कर लेते हो, टीवी का चैनल चेंज हो रहा है, तो कोई मैकेनिकल वर्क नहीं हो रहा, वो इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है। समझ में आया? चैनल चेंज करने में कुछ मोशन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपके सिर्फ बटन दबाने भर से कोई चीज मूव करती है, तो याद रखना उसके पीछे किसी ना किसी तरह से ये वाला प्रिंसिपल इन्वॉल्व है। फैन में, मिक्सर ग्राइंडर में, कूलर में, सीडी प्लेयर की ट्रे बाहर आने में, क्रिकेट मैच में मैंने देखा अंपायर ऐसे रिमोट का बटन दबा के वो साइड स्क्रीन होती है ना, उसको मूव करते हैं, पूरा ऐसे मूव होने लगती है इतनी दूर से। तो ये सारी चीज़ों के पीछे ये भाई साहब इन्वॉल्व है। ठीक, समझ में आई बात? देखो साइंस इसी तरीके से काम करता है। आपको ये चीज़ पढ़ाई ना, अब आप सोचो, आप दिमाग लगाओ, इससे क्या क्या बना सकते हो। साइंटिस्ट किसको बोलते हैं? यही कॉन्सेप्ट 10 लोगों ने पढ़ा, लेकिन एक इसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल कर पाया। इन्वेंशंस करी जिसने, उस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली इस्तेमाल करके, अच्छा ये यहाँ पे लग सकता है, उसको यूज किया, है ना। एक और चीज़ यहाँ पे छोटी सी बताता हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं है। हालांकि सीबीएसई के एग्ज़ाम में वो नहीं काम आएगी, शायद ही काम आएगी ही नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होनी चाहिए। जेईई नीट वगैरह में बहुत आता है, तो कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर है हमारी, बट वो वायर स्ट्रेट नहीं है, ऐसे है वो, मान लो ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे ऐसे वायर है। ठीक, इस वायर के दो एंड्स हैं, ए और बी, जो बैटरी से कनेक्टेड है, और इस वायर में करंट है आई, इस वायर में करंट है आई। तो आप इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे? आप इसके लिए आई एल बी साइन थीटा फॉर्मूला कैसे लगाओगे? हर जगह पे तो आई और एल और बी में एंगल अलग है। यहाँ से अगर मैं लेता हूँ तो ये एंगल हो गया एल और बी में, यहाँ पे कुछ और हो गया, यहाँ पे तो पैरेलल ही हो गए, यहाँ पे कुछ और हो गया, है ना। तो एंगल लगातार बदल रहा है, तो आई एल बी साइन थीटा आप इसके लिए फॉर्मूला तो नहीं लगा पाओगे। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इस पे करना नहीं है, मतलब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसा समझो आप। इस पे छोटा सा हमने डीएल लेंथ का एक वेक्टर ले लिया, और उस छोटे से डीएल पे फोर्स निकाल ली डीएफ, और उसको इंटीग्रेट करके पूरे पे आ गई। ऐसा हम लोग करते हैं। लेकिन शॉर्ट में मैं बता देता हूं आता क्या है फाइनल रिजल्ट। आपने करना क्या है, अगर वायर आपकी स्ट्रेट नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी है, तो आपने उसके दोनों एंड्स को ज्वाइन कर देना है एक स्ट्रेट, ये एंड भी है इसका, एक स्ट्रेट लाइन से। तो जो फोर्स होगी बच्चों टोटल, वो होगी आई, एल क्रॉस बी होता है ना, तो एल में आपने ए बी वेक्टर लेना है, और बी तो मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, वायर का नाम हम लोग पी क्यू रख देते हैं, क्योंकि बी तो मैग्नेटिक फील्ड भी है, पी क्यू। ठीक, ये तो इर्रेगुलर शेप की अगर वायर हो, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का वेक्टर लेना होता है ये, तो फोर्स इस पे आ जाती है।
रीजन रीजन भी मैं बता देता हूं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देता हूं। इस पे ये एक डीएल तो नहीं है, ये छोटे छोटे कितने सारे डीएल हो जाएंगे, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट, है ना। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इन सारे डीएल्स का क्या आएगा, वेक्टर सम। इन सारे डीएल्स का वेक्टर सम का मतलब क्या है, ये वाला वेक्टर। क्यों, क्योंकि पॉलीगन लॉ क्या कहता है, पॉलीगन लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास n वेक्टर्स हैं, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, वेक्टर ए बी सी डी सारे सेम ऑर्डर में, टेल हेड टेल हेड टेल हेड, जैसे से सारे सेम ऑर्डर में, टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो ये वेक्टर होता है। 11th में हमने पढ़ा है पॉलीगन लॉ, जो उल्टे ऑर्डर में आखिरी ये इसको जोड़ देता है, पहले वाले की टेल को आखिरी वाले के हेड से, तो वो यही वाला वेक्टर बना। तो इन सबका रिजल्टेंट है बेसिकली ये, तो ये रख देंगे। ठीक, समझ में आई बात। ओके, तो सवाल कर लें इस पे कुछ। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, देखो मान लो ये एक ट्राइंगल है और इस मतलब ये लूप है एक वायर का, ट्रायंगुलर लूप, और इसमें मान लो करंट है ऐसे ऐसे, है ना, करंट है आई ऐसे। ओके, और यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, जिस रीजन में ये रखा है उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है एल बी, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड की लेंथ है एल। क्वेश्चन ये है कि इसकी तीनों साइड्स पे मान लो ट्रायंगल है पी क्यू आर। क्वेश्चन है कि इसकी तीनों साइड्स पी क्यू पे, क्यू आर पे और पी आर पे फोर्स निकालो कितनी होगी। ठीक, ओके, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों फोर्स ऑन क्यू आर, इसकी बात करते हैं। किसी की भी ले लो पहले। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। अच्छा देखो, एल होगा, ये एल की जो डायरेक्शन है वो ये है क्योंकि करंट इधर है और बी इधर है, तो बताओ दोनों के बीच में जो एंगल हुआ एल और बी के बीच में वो ये हुआ। और वो एंगल कितना है, ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है, तो इस पे फोर्स हुई आई एल, इसकी लेंथ बी साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री होता है √3/2 आई एल बी। ठीक है, फोर्स ऑन पी क्यू ले लो। अब ये कितना एंगल है, ये बी है ना, ये बी है, ये बी है और ये आई है, तो इनमें भी एंगल कितना है, 60 डिग्री। इसके एल और बी में एंगल कितना है, 60 डिग्री। सो अगेन सब कुछ सेम है, फोर्स आएगी √3/2 आई एल बी। फोर्स ऑन पी आर, फोर्स ऑन पी आर, पी आर पे फोर्स कितनी आएगी, पी आर पे फोर्स कितनी आएगी, बी इधर, पी आर में करंट इधर, तो एंगल हो गया 180 डिग्री। सो आई एल बी साइन 180 डिग्री, आई एल बी साइन 180 डिग्री, साइन 180 होता है 0, तो फोर्स कितनी आएगी, 0। यानी अगर एंगल 0 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, तो फोर्स आएगी 0। इसको हमने शायद स्पेशल केसेस में डिस्कस नहीं किया, बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के या तो पैरेलल रखा हो या एंटी पैरेलल रखा हो, तो उस पर फोर्स कितनी आती है, 0। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लो यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक वायर रख दी ये ऐसे, इसके परपेंडिकुलर ऐसे। ठीक है, लंबी वायर है, मतलब हम सिर्फ इसका इतना हिस्सा कंसिडर कर रहे हैं। बड़ी वायर होगी ना, इसमें करंट होगा कहीं, हम सिर्फ इतना पार्ट कंसिडर कर रहे हैं इसका। ठीक है भाई, अगर मैं बोलूं कि इसमें करंट है आई, तो आ कहां से रहा है, सवाल उठता है ना। तो मैं कह रहा हूं मान लो ये एक बड़े सर्किट का पार्ट है, पर मैं इसका इतना ही पार्ट कंसिडर कर रहा हूं। मान लो जिसकी लेंथ है 1 मीटर और इसका मास है मान लो 100 ग्राम, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है मान लो है 10 टेस्ला। तो क्वेश्चन है कि इस वायर में करंट कितना हो और किस डायरेक्शन में हो।
करंट कितना हो और किस डायरेक्शन में हो कि ये यहां पर स्टेबल रहे, नीचे गिरे नहीं। मान लो ये ग्राउंड है, मान लो ये ग्राउंड है और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, तो ये स्टेबल रहे और गिरे नहीं। अब ये स्टेबल कैसे रहेगी? ये स्टेबल तभी रह पाएगी क्योंकि इसका mg सेंटर से इसका mg तो लग रहा है नीचे, तो mg को अगर कोई फोर्स ऊपर F मिल जाए बैलेंस करने के लिए तो ये स्टेबल हो जाएगी। अब मान लो इसमें करंट है I, किस डायरेक्शन में अभी हम लोग बात करेंगे। मान लो इसमें करंट है I, तो इसमें I और B के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री, तो ILB साइन थीटा, थीटा तो 90 डिग्री हो गया, तो इसमें फोर्स लगेगी ILB एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू mg। अगर इसमें करंट दौड़ेगा तो इसमें फोर्स लगेगी, अगर वो फोर्स ऊपर है तो वो mg को बैलेंस कर देगी। अगर वो फोर्स ऊपर है और वो इतने मैग्नीट्यूड की है mg के बराबर, यानी ILB जो है mg के बराबर आ रहा है और फोर्स की डायरेक्शन ऊपर है, तो वो बैलेंस कर देगी और ये वायर नहीं गिरेगी। अब करंट किस तरफ हो कि फोर्स उस पर ऊपर आए? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, देखो फोर्स ऊपर तब आएगी जब ये किधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है ना, ये इधर आ रहा है, ये फिंगर पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होती है और वही तो करंट की डायरेक्शन में होती है ना, तो इसको करंट की डायरेक्शन में रखना है आपने। यानी कि मान लो इसके दो एंड्स दे रखे हैं पी क्यू, तो करंट शुड बी फ्रॉम पी टू क्यू, करंट की हमको डायरेक्शन मिल गई पी टू क्यू। अब जस्ट हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड इसका आएगा कितना बच्चों, I इक्वल टू mg बाय LB। m कितना है 100 ग्राम, 100 मूंगफली थोड़ी लेने जा रहे हैं, 100 ग्राम, 100 बाय 1000, g को 10 ले लो, L 1, B 10, उफ 1000 से 1000 कट गया, 1/10 यानी कि 0.1 एम्पियर करंट होगा इसमें P2Q, तो ये बैलेंस हो जाएगी और गिरेगी नहीं। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह के क्वेश्चन है, इस पर प्रैक्टिस कर लेना। ठीक, अभी तक के कुछ लेक्चर्स में वर्कशीट्स मिसिंग होगी क्योंकि हम लोग धीरे धीरे बना रहे हैं टाइम की कमी की वजह से, लेकिन जल्दी ही बना के अपलोड कर दी जाएंगी। तो अगर आपने किसी लेक्चर को देखा हो जहाँ पर अभी वर्कशीट आपको ना मिली हो, तो आप 1-2 दिन में फिर से विजिट कर लिया करो। धीरे धीरे वर्कशीट्स के लिंक जो है वो अपलोड हो रहे हैं। अगर अभी तक इसकी वर्कशीट बन चुकी होगी तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो 1-2 दिन में मिल जाएगा। वर्कशीट कोई भी मिस नहीं करनी बच्चों, सारे क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं। वो क्वेश्चंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी सीरीज़ के अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।